आज जो है हम लोग लाइपोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये चर्बी की गांठ लाइपोमा। और लाइपोमा जो है जिसको हम चर्बी वाली गांठ बोलते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि स्लो गति में ये चीज़ें बढ़ती हैं। स्लो गति में ये बढ़ती है धीरे धीरे। तो कैसे इलेक्ट्रोपैथी में इसको ठीक करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे ठीक किया जाता है और इसको ठीक किया जा सकता है इलेक्ट्रोपैथी द्वारा, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लाइपोमा जो लोगों को हो रहा है हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये चर्बी वाली गांठ है, चर्बी जो कहाँ पे होता है, तो ये अक्सर खास करके त्वचा के नीचे और जो मांसपेशियों की परत होती है और त्वचा के नीचे और मांसपेशियों की जो परत होती है वहाँ पे ये चर्बी वाली गांठ जो है स्थित होती है। यानी कि आप लोग देखेंगे मरीज का, कोई मरीज हमारे पास आता है तो उसका जो त्वचा होता है और जो मसल्स होती है, मस्कुलर लेयर, उसी के बीच में ये गांठ हमें देखने को मिलता है और एक गांठ होता है। और खास करके ये जब हम छूते हैं तो महसूस होता है और अगल बगल दबाव पर आसानी से ये हिलता डुलता भी, आसानी से क्या होता है, हिलता डुलता भी है ये गांठ। तो अब इसको इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ठीक करेंगे, तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, दूसरा क्या है ऑर्गेनिक, और तीसरा क्या है ये तीन तरह में इसको बांट करके और हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो आमतौर पे ये जो लाइपोमा है ये किसी प्रकार का कैंसर नहीं है, हानिकारक नहीं होता है और आमतौर पे इसका इलाज जो है लोग कम ही कराते हैं, लेकिन कोई परेशानी तो होती नहीं शरीर में। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो अगल बगल की नर्व वगैरह अगर कहीं दब रही हो उससे, तो क्या होता है कि पेन क्रिएट होने लगता है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि मरीज को कोई बहुत बड़ी परेशानी होता है। और खास करके ये मध्य यानी कि मिडिल एज में ये लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो है ये एक फैटी ट्यूमर है, वसायुक्त फैट। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, लक्षण और कारण और जो अंग है, ये तीनों के आधार पे हम कैसे लाइपोमा की चिकित्सा जो है इलेक्ट्रोपैथी में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस तरह की चीज़ों में सिम्टम्स जो होते हैं तो इसका लोकेशन क्या होता है, तो आमतौर पे ये गर्दन पे, कंधों पे, पीठ पर, पेट में और बाहों और जंघों, कहने का मतलब जहाँ पे मसल्स ज़्यादातर होता है वहाँ पे गांठ
गांठ ये जो है लाइपोमा मिलता है। तो लोकेशन इसमें सिम्टम्स यही होगा कि सिम्टम्स क्या, इसमें साइन और सिम्टम दो चीज मैंने बताया है। तो इसका साइन क्या मिलेगा, तो ये गांठ जो है गर्दन, पेट, पीठ, जंघा, ये इन लोकेशन पे और बाहों पर ये साइन के रूप में दिखेगा। साइन इसको बोलते हैं जब हम देखते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इसकी जो साइन होती है ये 2 इंच से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 2 इंच से 5 सेंटीमीटर तक, अरे समझते हैं, 2 इंच से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसका साइन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। और क्या सिम्टम्स होगा कि ज्यादा बढ़ने पर दर्द, यानी कि जहां पे दबाव अगर कहीं बना रहा है, मान लो कहीं नस वगैरह पे, मतलब ऐसे जगह पे आसपास की नसों पे अगर दबाव बन रहा हो मान लो, तो दर्द हो सकता है। अमूमन इसमें दर्द वगैरह नहीं होता है लाइपोमा। तो ये लाइपोमा में हमें देखने को मिलती है। और भी कई, मान लीजिए कि रक्त वाहिकाओं के पास हो जाए, मान लो ब्लड जो आर्टरीज वहाँ पे हो जाए, तो थोड़ा बहुत सिम्टम से दर्द का क्रिएट कर सकता है। ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो खास करके सिम्टम्स इसमें यही होता है। अब दूसरी चीज आती है कि इसमें जो है कारण और अंग क्या क्या है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कारण में हम आएंगे। तो कारण क्या है, मैंने 2 कारण बताए आपको। एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार के कारण आपको देखने को मिलते हैं। तो इंटरनल क्या हो सकता है, यानी कि आंतरिक कारण क्या क्या हो सकता है। अभी तक कोई विशेष कारण इसमें खोजा नहीं गया है, विशेष कारण। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रोग का कारण क्या बताया गया है कि रक्त और रस में परिवर्तन रोग का कारण है। अब वो परिवर्तन किस कारण से हो रहा है, तो वेरिएशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इसकी चिकित्सा जो मैं करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से, यानी कि वसा का जो है कलेक्शन हो रहा है, तो कहीं न कहीं मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी है। अरे समझ में, यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है। तो गड़बड़ी इंटरनल क्या हम मान के चलेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है पेशेंट का। दूसरा क्या होता है कि जेनेटिकल, ऐसा देखने मिलता है जेनेटिकल। यानी
कि आनुवंशिक भी होता है ये, कि किसी के परिवार में है तो लोगों को ये उस परिवार में होगा, ऐसा जेनेटिकल भी हो सकता है समझ में, कि ये जेनेटिकल भी हो सकता है। एक्सटर्नल कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके पीछे? तो फर्स्ट कारण जो है फूड में एक्सेसिव फैट इंटेक, फैट इंटेक, स्पेशली एनिमल फैट, कि स्पेशली एनिमल फैट, इसके पीछे कारण होता है एक्सटर्नल कारण, कि एक्सेसिव फैट जो है ले रहा हो, खास करके एनिमल फैट। तो खास करके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है, कि मेटाबॉलिज्म अगर किसी का ठीक ना हो तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसा होता है। अब इसमें अंग क्या क्या है? तो ये कहाँ पे हो रहा है कि मस्कुलर स्किन और मसल्स के बीच में हो रहा है ना। तो वहां पे इन्वॉल्व क्या है? स्किन है, मसल्स है, फैट टिश्यू है, फैटी टिश्यू, यही तो है। स्किन है, मसल्स है, फैटी टिश्यू, यही देखने को मिल रहा है। अब इसमें खास करके जब इसको हम देखेंगे तो ये खास करके मिडिल एज आफ्टर द 30 जो हम लोग अपनी क्लिनिक में देखते हैं, तो 25, 30 या हिस्ट्री लेते हैं मरीज का तो पता चलता है बहुत ही हफ्ता में 3 बार मीट खाता है, जो हिस्ट्री हम लोग लिए हैं अभी तक। तो मैं क्लिनिकल हिस्ट्री के अनुभव से बता रहा हूँ इसको, कि लगभग क्लिनिकल एक्सपीरियंस में 70% मरीजों को, यानी कि 70% जो पेशेंट हैं उनमें ये जो हिस्ट्री है ये देखने को मिलती है कि वो काफ़ी इंटेक करता है फैट। अब इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इलेक्ट्रोपैथी में? तो फर्स्ट आता है इसकी सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, यानी सिम्प्टोमेटिक रेमेडी इसका, तो ये होता है एक्सटर्नल, तो अब इसमें देखेंगे कि ये जो टिश्यू है ये बहुत हार्ड है कि लूज है, कैसा है। अब हमें क्या करना है? वहां से हटाना है। तो इसमें जो है दवाई जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उसमें C5 होती है। C5 बहुत हार्ड हो तो C4। अरे समझ में, लगाने वाले में 2 तरह की है, G है और RE भी। अरे समझ में, G और RE। दर्द वगैरह हो तो W, पेन वगैरह हो तो W। तो C4 और RE भी लगवा सकते हैं। और C5G, 2 दवाएं हैं C5 और G एप्लीकेशन में। अब
आते हैं आपका, तो अब इसमें जो दवाई निकल के आती है क्या क्या है, इसमें खास करके रचनात्मक गड़बड़ी हुई है। आ रहा है समझ में? मेटाबॉलिज्म के तौर पे क्रियात्मक गड़बड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुई, रचनात्मक गड़बड़ी हुई। तो इसमें जो दवाएं हैं वो सी ग्रुप की दवाएं हैं, C1 है, C2 है, C3 है, C5। आ रहा है समझ में? क्रॉनिक कंजेशन में आपका A2, ठीक, A2 होती है। और मान के चलिए कि जेनेटिकल गड़बड़ी है, यहाँ कारण के तौर पे देख रहे हैं तो फेनोन है हमारी, यही मुख्य दवाई निकल के आ रही है, फेनोन है। मेटाबॉलिज्म ठीक करना है, मान लो फैट का मेटाबॉलिज्म सही करना है, फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म की मैंने दवाई बनाई थी ES1 प्लस ES1 और ES10 प्लस E3, ये ड्राई बेस। दे सकते हैं। अब इसमें ये C ग्रुप की इतनी दवाइयाँ होती है, इसमें C4 भी होता है, हार्ड में C4, ठीक, मुलायम, इसकी एडिपोज, C2 भी एडिपोज टिश्यू पे C2 भी काम करती है, C2 भी है, C1 है। ये इतनी C ग्रुप की दवाइयाँ हैं जो इस पे कार्य करती हैं। A2 और भेनवन, तो भेनवन क्या है, कहीं भी जेनेटिकल, जैसा कि कारण में यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जेनेटिकल कारण जो है इसके पीछे होता है। और भी मरीज में जो कारण देखने को मिले, उस कारण के आधार पर दवाइयाँ जो हैं अदल बदल हमारी हो सकती हैं कि कारण के आधार पे, लेकिन ये अंग मुख्य तौर से विकृति है, तो अंग हमारी जो इसमें स्किन, मसल्स, फैटी टिश्यू, हार्ट, C4, C3, C2 और C5, C1, इतनी दवाइयाँ जो हैं इसमें प्रयोग की जाती हैं। अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन सी दवाई आप चुन सकते हैं। इसका जो डाइल्यूशन होता है, ये डाइल्यूशन जो है आपका, जैसे मैंने कि स्टेज बताया बीमारियों का, उसी हिसाब से इसका डाइल्यूशन होता है। तो खास करके ये सब D4 में होता है और ये आपका D5 या D6 से चला सकते हैं, D5 या D6। और इसमें हमारी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पेटेंट्स दवाइयाँ भी इसी अनुसार काम करती है। तो हमारी लीवोवेल, ग्लैंडोवेल और यम सेम्पिफोलिया, ये 3 दवाएं हमारी चलती है। तीनों जो है एक अंग पे है और कारण पे वो है। आने समझ में, जो पेटेंट्स दवाइयाँ हैं वो उस हिसाब से चलती हैं। और इसमें जो है ये आपकी एप्लीकेटरी हैं, ये मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करेगी आपकी, कि मेटाबॉलिज्म ठीक हो पेशेंट का, जिससे कि जो डिपॉजिट हो रहा है फैट वो ठीक हो। यहाँ कभी कभी हमें S5 भी प्रयोग करना पड़ता है। S5 लीवर पे हमें कभी काम करना पड़ता है। तो आप पेशेंट को देख लेंगे हिस्ट्री लेकर के कि इसके लीवर की क्या स्थिति है, इसके इंटेस्टाइन की क्या स्थिति है,
मान लो कि कॉन्स्टिपेटेड है, कब्ज बन रहा है उसको, तो उसके रिगार्डिंग आप, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पिटिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, रक्त और रस में परिवर्तन ठीक करना। तो रस और रक्त परिवर्तन ठीक होगा तो वहां से वो बीमारी खत्म होगी। तो पेशेंट की इसीलिए पूरी हिस्ट्री लेते हैं। अगर मान लो कब्ज बन रहा है, कब्ज है, तो यस लास्ट अगर कब्ज बन रहा है तो इसमें से 2 ही 4 दवाएं चलती हैं। ऐसा नहीं है कि सब दवाई चलता है, मतलब कारण जो आप खोज लें रोगी में, जो कारण मिल जाए उस कारण के आधार पे ही 2-4 दवाएं ही चलती हैं, जिससे कि रोगी ठीक होता है। किसी में 3 दवाई, 4 दवाई, 5 दवाई, माने जितना आप मान लो ज़्यादा अंग इन्वॉल्व है किसी में, तो थोड़ी दवाइयाँ बढ़ जाती हैं। कम अंग इन्वॉल्व है तो दवाइयाँ उतनी नहीं बढ़ती हैं। लेकिन जब इसको हम बताते हैं तो टोटल चीज़ों को हमें बताना पड़ता है कि कैसे इनको हम ठीक करेंगे। इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इस लाइपोमा को ठीक किया जा सकता है। तो ये इस हिसाब से आप दवाएं प्रयोग करेंगे और रोगी आपका ठीक होगा। तो ये रहा लाइपोमा पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये एक निश्चित फार्मूला इसलिए मैं नहीं देता हूँ कि मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सीखिए इसको। जब सीखेंगे तो हर चीज़ें समझ में आएंगी, अपने से आप मरीज का दवा लिखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मेरे पढ़ाने में फार्मूला कम, ज्ञान आपको ज़्यादा मिलता है कि रोग के पीछे कारण क्या है, कौन सा अंग इन्वॉल्व है, किस वजह से चीज़ें हो रही हैं, ये सब बताने का प्रयास हमारा होता है। अब कौन सा कंपैरेटिवली यूज करेंगे, जब आप ध्यान से मटेरिया मेडिका और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव रूप से दवाएं जो हैं आसानी से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये लाइपोमा का ट्रीटमेंट है। इलेक्ट्रोपैथी में लाइपोमा कैसे ठीक करेंगे और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है लाइपोमा। तो ये ट्रीटमेंट है।